यूथनेजिया ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिस पे पूरी दुनिया में बहस हो रही है। इस मुद्दे पर अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधाराएं और कानून हैं जो इसे और भी जटिल बनाते हैं। यूथनेजिया यानी किसी की जिंदगी खत्म करना, उसके दर्द को कम करने के लिए एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में गहरे एथिकल और मॉरल सवाल उठाता है। कुछ लोग इसे कंपैशन यानी दया का काम मानते हैं क्योंकि ये उन लोगों को राहत देता है जो असहनीय दर्द में जी रहे हैं। तो कुछ इसे मॉरली रॉन्ग समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जीवन का अंत करना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम हैं और ये नियम उनके कल्चरल और एथिकल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारे लाइफ, डेथ और ऑटोनॉमी के विचारों को चुनौती देता है। क्या किसी को अपनी जिंदगी खत्म करने का हक होना चाहिए या ये समाज और कानून का निर्णय होना चाहिए? कुछ जगह ये पूरी तरह बैंड है, जैसे कि कई एशियाई और अफ्रीकी देश जहां इसे धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता। तो कुछ जगह कुछ कंडीशंस के साथ अलाउड है, जैसे कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम, जहां इसे कड़े नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अनुमति दी जाती है। ये कल्चरल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग समाज जीवन और मृत्यु को देखते हैं। डिबेट अक्सर इस बात पर होती है कि जिंदगी कितनी पवित्र है और क्या किसी को इसे समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर का क्या रोल है, क्या उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है और कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। क्या ये कानून का दुरुपयोग हो सकता है और क्या इससे कमजोर और असहाय लोगों को नुकसान पहुंच सकता है? ये भी चिंताएं हैं जो इस डिबेट को और भी जटिल बनाती हैं। यूथनेशिया दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया में डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, जैसे लीथल इंजेक्शन देना जिससे जान चली जाए। पैसिव यूथनेशिया में ट्रीटमेंट रोक दिया जाता है और बीमारी को अपना काम करने दिया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी बंद कर देना या रेस्पिरेटर हटा देना। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में फर्क करना अक्सर मुश्किल होता है। डिबेट इस बात पर होती है कि किसी को मार देने और मरने देने में क्या मॉरल डिफरेंस है। पूरी दुनिया में यूथनेशिया लॉज अलग अलग हैं और ये कानून हर देश में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं, जो एथिकल और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाते हैं। हर देश की अपनी सांस्कृतिक और नैतिक धारणाएं होती हैं जो इन कानूनों को प्रभावित करती हैं। कुछ देश एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यूथनेशिया को कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ करते हैं। इन कंडीशंस में अक्सर पेशेंट की कंसेंट और मेडिकल नेसेसिटी शामिल होती है। नेदरलैंड्स ने 2002 में अडल्ट्स के लिए यूथनेशिया लीगलाइज कर दी थी जो अनबेरेबल सफरिंग से गुजर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। बेल्जियम ने भी कुछ ऐसे ही कंडीशंस के साथ इसे अलाउ किया। यहाँ पर भी पेशेंट की सफरिंग और कंसेंट को ध्यान में रखा जाता है। स्विट्जरलैंड असिस्टेड सुसाइड अलाउ करता है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया नहीं। यहाँ पर पेशेंट को खुद अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन लेना होता है। ये रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। हर देश के अपने लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं जो इन लॉज को गवर्न करते हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि असिस्टेड डाइंग लॉज में कितना बारीक फर्क होता है। हर देश की अपनी यूनिक अप्रोच होती है जो उनकी कल्चरल और एथिकल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया में यूथनेशिया लॉज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इवॉल्व हुए हैं। पहले एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया दोनों इलीगल थे, सिवाय वेजिटेटिव स्टेट केसेस के। 2011 में अरुणा शानबॉग केस ने पैसिव यूथनेशिया को चर्चा में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कंसेंट और मेडिकल बोर्ड अप्रूवल के साथ पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दी। ये एक कंपैशनेट, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ एक बदलाव था, लेकिन डाइवर्स इंडिया में एथिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना अब भी चैलेंजिंग है। अरुणा शानबॉग का केस इंडिया के यूथनेशिया डिबेट में एक टर्निंग पॉइंट था। 1976 में शानबॉग एक असॉल्ट के बाद वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। 2011 में जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने उनके लिए पैसिव यूथनेशिया की पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया के लिए गाइडलाइंस बनाई। जजमेंट में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और मर्यादा के साथ मरने के अधिकार पर जोर दिया गया। इस रूलिंग ने स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ पैसिव यूथनेशिया अलाउ की, जिससे इंडिया का लीगल स्टैंस बदल गया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस के लिए लिविंग विल्स को मान्यता दी।
इससे इंडिविजुअल्स भविष्य में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रूलिंग इंडिविजुअल्स को लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने का अधिकार देता है, इवन इफ इट हेस्टन्स डेथ। राइट टू डाई एक्टिविस्ट्स ने इसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की तरफ एक कदम बताया। लिविंग विल्स इंश्योर करते हैं कि एंड ऑफ लाइफ विशेस का सम्मान हो। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इंडिया में यूथनेशिया डिबेट अभी भी जारी है। पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल्स को लीगलाइज कर दिया गया है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इलीगल है। प्रोपोनेंट्स कंपैशन और ऑटोनॉमी पर जोर देते हैं, जबकि ओपोनेंट्स मिसयूज और एक स्लिपरी स्लोप की फियर करते हैं। एडवोकेट्स का कहना है कि जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें एक डिग्निफाइड डेथ देने से मना करना इनह्यूमेन है। ओपोनेंट्स को कोएर्शन और लाइफ सैंक्टिटी को अंडरमाइन करने की चिंता है। डिबेट कंपैशन, ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करती है। यूथनेशिया पर इंडिया का फ्यूचर अनसर्टेन है। इस मुद्दे पर कई पर्सपेक्टिव्स और डिबेट्स हैं जो सोसाइटी और लॉ को डीपली इंपैक्ट करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल्स अलाउ करता है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया को प्रोहिबिट करता है। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसिव यूथनेशिया में लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स को विथड्रॉ किया जाता है, जबकि एक्टिव यूथनेशिया में डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। ऑटोनॉमी, लाइफ सैंक्टिटी और कल्चरल सेंसिटिविटीज को बैलेंस करना चैलेंजिंग है। इंडियन कल्चर में लाइफ को सेक्रेड माना जाता है और कई लोग बिलीव करते हैं कि केवल गॉड को लाइफ और डेथ का डिसीजन लेने का राइट है। एक सिनेरियो ये है कि करंट फ्रेमवर्क मेंटेन रहे, जिससे एंड ऑफ लाइफ केयर पर कुछ कंट्रोल रहे। इससे पेशेंट्स और उनके फैमिलीज को कुछ कंफर्ट और डिग्निटी मिल सकती है। दूसरा यह है कि एक्टिव यूथनेशिया को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ लीगलाइज कर दिया जाए, जो ऑटोनॉमी के साथ अलाइन करता है। इससे पेशेंट्स को अपने सफरिंग को एंड करने का राइट मिल सकता है, लेकिन इसके साथ एथिकल और मॉरल डिलेमास भी आते हैं। फ्यूचर डायलॉग, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और डेथ और डाइंग के प्रति सोसाइटल शिफ्ट्स इन एटीट्यूड्स पर डिपेंड करता है। ये एक इवॉल्विंग इश्यू है और इसके लिए कंटिन्यूअस डिस्कशन और थॉटफुल कंसिडरेशन की जरूरत है। इंडिया का फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा कि सोसाइटी और लॉ कैसे बैलेंस करते हैं ऑटोनॉमी और सैंक्टिटी ऑफ लाइफ के बीच।